99% लोग यही भूल करते हैं कि लोग नौकरी करना शुरू किए, मेरा 12 लाख 15 लाख का चलो सैलरी का मिल गया और मैंने लोन ले लिया 50 लाख का, 50,000 तो मेरा ईएमआई जाना शुरू हो गया। ये ईएमआई ट्रैप है। अगर मैं 2016 के बाद से बात करूं, टिल नाउ तक मार्केट में कितना उतार चढ़ाव आया है और किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स अब ज़्यादा हैं? 2016 का जो दौर था उस समय में थोड़ा अच्छा नहीं था, इतने बड़े बिल्डर डिफॉल्टर हो गए। पर 16 में हमारे देश में कानून आया जिसका नाम रेरा है। It's a big day for every home buyer in the country. पूरे देश में रेरा लागू हुआ। अब बायर्स के साथ कमानी बायर खुश हो रहे हैं। रेरा बायर्स को प्रोटेक्ट किया है। पीपल आर रियली कंफ्यूज कि उनको लो राइज में जाना चाहिए या हाई राइज में जाना चाहिए। यदि हम दिल्ली में देखेंगे तो वहाँ जमीन ही 5 करोड़ की आएगी, बिल्कुल। तो आपको तो अब मजबूरी है हाई राइज में जाने की। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरा कोई जानने वाला का एक दुकान था, कपड़े का, आग लग गया, करीब 70-80 लाख का उसमें माल जल गया। हमने पूछा भाई इंश्योरेंस, बोला नहीं। ओ बाप रे। इस टाइम पे ना जैसे आप देखेंगे कि जो न्यू लॉन्च आ रहे हैं, मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रही हूँ, जो न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना वो ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस पे आ रहे हैं। एक ही प्रॉपर्टी एक जगह 10,000 बिक रहा है, दूसरे जगह 20,000 बिक रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसका ब्रांड एम्बेसडर कोई बहुत बड़ा है। जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एप्रिशिएशन की? तो जहाँ बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा है वहाँ ही तो बढ़ेगा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। हमारी लाइफ में ना 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, या कहा जाए कि ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन रोटी कपड़ा हम अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जब बात मकान की आती है या किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट की आती है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं और थोड़ा सा सोचते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी होती है और प्रॉपर्टी लेने का डिसीज़न भी काफ़ी बड़ा होता है। तो उस टाइम पे कैसे हम डिसीज़न लें कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे लिए राइट है और कौन सी प्रॉपर्टी हमारे लिए गलत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बातचीत में हमने बहुत सारी बातें जानी, क्योंकि वो एक रियल एस्टेट कोच भी हैं, एनएलपी एक्सपर्ट भी हैं और अभी कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी को बहुत गहराई से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और मेडिटेशन क्लासेस भी देते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर अमरेश झा जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। कैसे आप एक सक्सेसफुल व्यापारी बने पहले, उसके बाद फिर आप आध्यात्मिकता में आए, है ना? तो ये जो जर्नी है व्यापार से आध्यात्मिकता तक की, वो कैसी रही और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मुझे याद आ रहा है कि इनिशियली मैं पैदा बिहार में हुआ और बिहार से मैं दिल्ली आया सपने लेके। बहुत सारे बच्चे आते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरू में काम करना शुरू किया। मेरी जर्नी रही डोर टू डोर सेल्समैन से। मैंने आया था पढ़ने के लिए, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसा हुआ कि ये डोर टू डोर सेल्स करना शुरू किया। सपना था बड़ा कि बड़ा आदमी हो जाऊं, पैसा कमा लूं, और ईश्वर की कृपा हुई क्योंकि हम अध्यात्म में हैं, तो बिना प्रभु की कृपा से कुछ होता नहीं है। और कम उम्र में ही मुझे सफलता वो सब मिली जैसे मैं सोचा, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बिजनेस हो जाए। 25-1 साल तक, 4-5-6 साल लगा। शुरू में तो स्ट्रगल रहता ही है, लेकिन मैं अच्छा करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने पहले सोचा था कि जब मैं घर ले लूँगा दिल्ली में, छोटा सा घर सोचा था कि 1 BHK का हो जाए। मैंने देखा कि 3 BHK का घर हो गया। एक गाड़ी हो जाए, हमने देखा कि 4 गाड़ी हमने खरीद लिया। बिजनेस एक हो जाए, मैं इंस्टीट्यूट कंप्यूटर का चलाता था, बहुत सारे 70 इंस्टीट्यूट हो गए। तो हमने कहा कि जब हमें लगा कि थोड़ा सा होगा तो खुश होंगे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं रह रहा था, तब भी मेरे पास तनाव था। मेरे गुरुदेव हैं समर्थ गुरु सिद्धार्थ वालिया जी, वो कहते हैं जो है उसका करता ना मान, जो नहीं मिला तो मन है अशांत, मन है अशांत तो जो भी करो पाएगा दुख अनिवार्य हो। तो जो हमें मिलता है उस पर से ध्यान हट जाता है। मेरा ध्यान क्या चीज़ पे चला गया, उस समय मैं राजनीति करता था, तो मेरा डिज़ायर हो गया कि मुझे सांसद बनना जी। और मैं दुखी होने लगा क्योंकि मैं बन नहीं पा रहा था, परिस्थिति ऐसी नहीं फेवर कर रही थी, कोई पॉलिटिकल फैमिली से मैं था नहीं।
तो एक तरह से मेरे जीवन में निराशा था, सब कुछ होने के, घर गाड़ी। उस समय में एक जो 25 27 28 साल की उम्र में एक यूथ जो सोचता है वो सब कुछ मेरे पास हो गया। जी। फिर भी मैं दुखी हो रहा था, निराश हो रहा था, उदास हो रहा था। और जब एक बार मन में उदासी आती है, निराशा आता है, स्ट्रेस आता है, बिजनेस भी लॉस होने लगा, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, सब कुछ गड़बड़ होने लगा। हम्म, फिर कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे सुख ना में करे कोई। कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो सुख का है, दुख का है दुख काहे को। को है। तो जब मैं दुखी होने लगा तो फिर मैं ढूंढना शुरू किया इधर उधर कि भाई कहाँ से खुशी मिले। और फिर ढूंढते ढूंढते हमारे गुरुदेव से मुलाकात हुई। मैं दिल्ली में ही उस समय में रहता था और हम लोग का आश्रम यही मुरथल में 50 किलोमीटर दूर पे था। बहुत जगह गया, लेकिन जब कहते हैं गुरु को मिलना होता है, गुरु आपको ढूंढ लेता है। हाँ, तो बिल्कुल। गुरुजी ने बताया कि जो तुम सुख बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ठीक है, वो कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। हाँ, तो मैं बाहर खोज रहा था, जो बाहर मिलने से, सफलता मिलने से मैं सुखी होऊंगा, लेकिन बाद में पता चला ये तो हमारे भीतर है। तो इस तरह से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर अध्यात्म में जब हम इन किए तो कहते हैं जब रूट को आप अच्छा बनाते हैं, जड़ को अच्छा करते हैं, तो फ्रूट भी अच्छा होने लग जाता है। फिर संसार भी अच्छा होने लगा, फिर रियल एस्टेट में आए, रियल एस्टेट भी अच्छा होने लगा। करेक्ट। जो सब सोचे वो सब करना शुरू कर दिए। तो ओशो कहते हैं कि ध्यानी के हाथ में धन आएगा तो वो धन का सदुपयोग भी करेगा, वो इंजॉय भी करेगा। बिल्कुल। ओशो ने कहा नया मनुष्य की बात जो जोरबा दी बुद्धा, नया मनुष्य होगा। जोरबा मतलब जो संसार में सफल हो, संसार में जो पाने लायक है वह पाए। बुद्धा का मतलब है जो आंतरिक रूप से प्रसन्न हो, आनंदित हो। तो इस फिलॉसफी को मैं मानता हूँ, इस देशना को मैं मानता हूँ, उसी पे प्रयास कर रहा हूँ चलने का। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत आंसर दिया सर आपने। मुझे ना ये जानना है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, हम जेन ज़ी की बात करें, तो सबको ना एक रेस में सब लोग भाग रहे हैं, सबको पैसा चाहिए, सबको कामयाबी चाहिए, है ना? हम आध्यात्मिकता की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो कामयाबी, वो सक्सेस नहीं मिलती ना, तो शायद हम आध्यात्मिकता को भी शुरू नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बताइए, जो हमारी जेन ज़ी ऑडियंस है उनके लिए, कि कैसे वो एक सक्सेसफुल पर्सन बने। और आज के टाइम पे ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और आजकल का जो वक्त चल रहा है बहुत फास्ट चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि बैठे बैठे साल निकल जा रहा है, बैठे बैठे महीने निकल जा रहे हैं, और हम वही ईएमआई के ट्रैप में फंसते रह जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कामयाबी की तरफ हैं या कामयाबी से निकल आए हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे याद है जब मैं गांव में रहता था जी। बचपन में, जी। तो उस समय में कहते थे लोग कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। खराब। यस। अभी मैं रांची में रहता हूँ, जी। और रांची में जो हाईएस्ट, रांची ने पूरे झारखंड का हाईएस्ट टैक्स पेयर जो है, पता चला वो महेंद्र सिंह धोनी है। वो तो क्रिकेट खेल करके सक्सेसफुल हो गया। जी। तो जो आपने कहा, जो आज का न्यू जनरेशन है, जेन जी जनरेशन है, उन सबों को मैं यह कहना चाहूँगा कि आप यह मत देखो कि दूसरे क्या कर रहा है, आप क्या कर सकते हो। परमात्मा ने हर मनुष्य को यूनिक बनाया। कहते हैं 84 लाख योनि में मनुष्य सर्वोपरि है। एक तो सर्वोपरि मैं हूँ, पर मुझे इस बात का एहसास नहीं है। हमें क्या होता है कि मैं ऐसा क्यों, हम उल्टा सोचते हैं, अच्छा मैं लंबा क्यों नहीं हूँ, मैं स्मार्ट क्यों नहीं हूँ, देखने में सुंदर क्यों नहीं हूँ। क्या वही कमी है, उस पर हमारा नज़र है। आप मनुष्य हैं, आप सांस ले रहे हैं, आज आपका सांस चल रहा है, यही क्या काम कम है? आपको आँख है, नाक है, हाथ है, पैर है। बहुत सारे लोगों के पास स्वस्थ शरीर नहीं है। तो आपको निराश होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, आप अपनी क्षमता को समझिए, अपने टैलेंट को समझिए। हर कोई वैभव सूर्यवंशी नहीं होगा। आज 15 साल की उम्र में इंडियन टीम में आ गया, आईपीएल में सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है, वो यह प्रतिभा लेके पैदा हुआ। मैं लोग कहते हैं मनुष्य की 7 नीड है। सबसे बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरी नीड है भोग की इच्छा, सेक्स की इच्छा, इंद्रियों के नीचे। अब रोटी तो अच्छा रोटी चाहिए, कपड़ा ब्रांडेड चाहिए, घर एयर कंडीशन चाहिए। तीसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, चौथा प्रेम की इच्छा, पांचवा बिलोंगिंगनेस की इच्छा, और छठा है स्टीम नीड, और सातवां है
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप जो बनने के लिए पैदा हुए हो। क्या होता है कि मेरे पिताजी डॉक्टर बनना चाहते थे और वो नहीं बन पाया, अब वो कहते मेरा बेटा मेरा सपना तू पूरा करेगा। मैं जब यहाँ दिल्ली में शुरू में रहता था तो मेरे साथ जी। बहुत सारे बच्चे आईएएस बनने आते थे बिहार के, हाँ। और उनके सारे के पेरेंट्स तुमको आईएएस बनना है। हो सकता है वो बच्चा गायक बनने वाला हो, क्रिकेटर बनने वाला हो, कुछ और करने वाला हो। तो मैं ये कहूँगा कि अपने प्रतिभा को पहचानिए और एक ही डायरेक्शन में आपको नहीं आगे बढ़ना है। आप देखो कि आपके अंदर जो हुनर है, आज एआई का युग है, ठीक है। देखिए टेस्ला, अभी एलन मस्क कल दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बना। उसके पेरेंट्स यदि यह थोप दिए होते कि बेटा तुमको नौकरी ही करना है, तुमको बिजनेस ही करना है, या तुम इसी काम के लिए बने होते, तो वह बियॉन्ड इमेजिनेशन सोच ही नहीं सकता। ये स्पेस एक्स मंगल में लोगों को बसाने की सोच रहा है। तो मैं युवाओं को यह कहना चाहूँगा, आप दूसरे से कंपैरिजन मत करो कि आपका दोस्त ये अच्छा नौकरी पकड़ लिया, वो अच्छा कर लिया, और आप अपने अंदर देखो कि क्या काम करने में मजा आता है। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है, कि पॉडकास्ट आप जब करते हैं, जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो ये मुझे फुलफिलमेंट देता है। 17 साल तक मैं बिना 1 रुपए लिए मैं लोगों को ट्रेन करते रहा एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। अभी पिछले 12 वर्षों से मैं लोगों को ध्यान सिखाता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता, वो मेरे तरफ से सेवा, क्योंकि उस काम में मुझे मजा आता है। और हाँ, हमें पैसा चाहिए क्योंकि हमारी रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, ऑफिस है, बिजनेस है। तो मैं पैसा कमाने का साधन भी ढूंढा, तो आप पैसे कमाने का साधन भी ढूंढो, और वह काम में यदि आप ढूंढ सकते हैं जो आपको मजा भी दे, तो फिर दुखी होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपने कहा कि अध्यात्म के साथ, यदि शुरुआत से आप अध्यात्म के साथ जुड़े रहेंगे, हम सब लोगों को, खासकर जो है सनातन संस्कृति में पूजा पाठ, मंत्र जाप, रीति रिवाज, कुछ ना कुछ तो हर धर्म का कुछ रीति रिवाज है, चाहे कोई इस्लाम में है, कोई क्रिश्चियनिटी में है, तो उसको थोड़ा सा भी आप फॉलो करेंगे, थोड़ा भी प्रभु के ऊपर आस्था रखेंगे, तो आप बैलेंस रहेंगे। आप यदि उन सब चीज़ों को छोड़ेंगे तो जो आपने कहा स्ट्रेस, आज का युवा स्ट्रेस में आ रहा है। थोड़े उम्र में एक सिलेक्शन नहीं होता है, सुसाइड कर लेता है, कोई एक लड़की ठुकरा दिया, सुसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में जा रहा है, नींद नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ तो मतलब मुझे याद है हमारे गांव में ना, जब 10th कोई बच्चा पास करता था, फर्स्ट डिवीजन 60% नंबर आता था, तो वो पूरे गांव को उसके पेरेंट्स भोज देते थे, पार्टी देते थे, सेलिब्रेट लोग करता था। आजकल मैं देखता हूँ 80% लाने वाला बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। क्यों? कि मैं जिस कॉलेज में चाह रहा था एडमिशन, वो सेंट स्टीफन में, उसमें एडमिशन नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो आप उसको छोड़ दो, आप क्या बेहतर कर सकते हैं उसको करेंगे, और जब अपने साथ जुड़ेंगे, ठीक है, अपने आप को पहचानेंगे, तो यदि दोनों चीज़ आप बैलेंस कर लें, थोड़ा सा अध्यात्म के तरफ भी, जो अभी आपको आता है, ठीक है, अध्यात्म तो खुद को जानना है, जो अभी आपको आता है उसके साथ, और जो आपकी क्षमता है नहीं है तो उस पर काम करें। तो मुझे नहीं लगता है, परमात्मा हर हजारों दरवाजे खोल के रखा। आज तो और भी अपॉर्चुनिटी का बाढ़ है, ठीक है। मैं देखता हूँ 17 साल में बच्चे, 15 साल में वैभव कर रहा है, 20 साल में, अभी मैं मिला था, एक पॉडकास्ट मिला जी। युवा कर रहा, उसने कहा 20 लाख रुपए मैं कमाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब से। आज से 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटी है, फिर निराशा किस बात की? बहुत सही बात आपने बोली, और हमारी जो जनरेशन है या जेनजी की मैं बात करूं, बहुत सटीक मैसेज आपने उन्हें दिया है। मैं अभी ना थोड़ा सा रियल स्टेट के ऊपर आना चाहूँगी, बिकॉज आप एज अ रियल स्टेट कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, और आपकी एक सक्सेसफुल जर्नी रही है ना। रियल स्टेट आज के टाइम पे, अगर मैं 2016 के बाद से बात करूं टिल नाउ तक, आप कैसे देखते हैं कि मार्केट में कितना उतार चढ़ाव आया है और किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स अब ज़्यादा हैं? 2016 का जो दौर था, पूनम जी, मैं कहना चाहूँगा उस समय में थोड़ा अच्छा नहीं था, खासकर इसी नोएडा में, इसी एनसीआर में जी। इतने बड़े बिल्डर डिफॉल्टर हुए, हजारों हजार लोगों के पैसे अटक गए, फंस गए, गाड़ी जीवन भर की, कई बार लोग प्रॉपर्टी में अपनी कमाई डालते हैं। पर 16 में हमारे देश में कानून आया जिसका नाम रेरा है,
और रेरा बायर्स को प्रोटेक्ट किया है। और 16 के बाद ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कोई ऐसा घटना नहीं हुआ, कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, पर रेशियो बहुत कम हो गया। शायद 100 में अब कोई एक गड़बड़ है। तो आप ठीक ढंग से आप यदि देखेंगे, सही जांच पड़ताल करके करेंगे, बैकग्राउंड चेक करके करेंगे, तो अब बायर सेफ है। अब आपने पूछा कैसे देखेंगे, 16 के बाद से 1-2 साल बाद, खासकर कोविड के बाद से, जी। ठीक है, क्योंकि कोविड में लोगों को एक बात तो समझ में आ गया कि जीवन क्षणभंगुर है। यस। ठीक है, हम लोगों को पता है, एज ए स्पिरिचुअल जर्नी हम तो तैयार रहते हैं, आज भी आखिरी दिन हो सकता है। ठीक है, हमारे गुरुदेव ये सवाल पूछते हैं, अच्छा आज यदि आ जाए ऊपर से बुलाहट तो कितने लोग तैयार हो? जी। तो शुरू में हम लोग भी डर जाते थे, कांप जाते थे, जो तैयार नहीं है। अब तो हम तो सहज है, लेकिन आम आदमी तो तैयार नहीं है। ठीक है, तो लेकिन कोविड में लोगों को लगा जब जीवन का कुछ पता ही नहीं तो बैंक में पैसा रख के क्या करेंगे। बिल्कुल। तो अब लोग घर अच्छा लेने लगे हैं, ठीक है, बड़ा लेने लगे हैं, और लाइफ स्टाइल पे अब खर्च करने लगे हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे 2000 के बाद पिछले 5-6 साल में पूरे देश में प्रॉपर्टी 2-3 गुना तो बढ़ गया है 5-6 साल में। अब लोगों को, क्योंकि अभी वार का स्थिति चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा क्राइसिस है पैसे का, तो शेयर मार्केट डाउन जा रहा है। सोना भी देखिए अभी पिछले एक सप्ताह में करीब मुझे लगता है 10-12% नीचे आया है। तो लोग, अस्थिरता जब रहता है तो लोग डर तो जाते हैं। पर मैं कहना चाहूँगा 2 दिन पहले ही जब स्पेस एक्स लॉन्च किया तो लोगों ने पैसा डाला कि नहीं डाला? तो जब मार्केट अस्थिर हो, मार्केट में लोग डरा हुआ हो, ठीक है, तभी तो इंटर करने का रहता है। शेयर बाजार में सब कब पैसा डालता है, अच्छा ये शेयर इतना बढ़ गया, इतना गुना हो गया, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, अब लोग घुसते हैं टॉप पे जाके खरीदने के लिए। लेकिन जब मार्केट 20%, 30%, 40%, कोविड में 40% नीचे हो गया था, उस समय लोग नहीं घुस रहे थे। कोविड में इतना नीचे रियल एस्टेट था, वही 16 के बाद 20 के बीच, तब लोग नहीं घुस रहे थे। अब 3 गुना हो गया। उनके पड़ोस में देखा कि अच्छा नोएडा में हो गया 2 गुना, गुड़गांव में 2-3 गुना हो गया, हर देश में करीब करीब सब जगह अब लोग सोचते हैं। तो अभी यदि लोग डरे हुए हैं, तो यदि आप इंटर करना चाहते हैं तो बुरा क्या है, उल्टा अच्छा है। मार्केट यदि करेक्शन लेता है, देखिए जिंदगी में कुछ भी लाइफ भी सीधे ऐसे नहीं जाता है, बिल्कुल। ऐसे ही चलता है, जिगजैग ही चलता है। ठीक है, इसी जी की तरह। तो ऊपर जो चीज़ गया थोड़ा सा नीचे आ सकता है, थोड़ा करेक्शन ले सकता है। तो यदि करेक्शन हो रहा है आपके शहर में, आपको 20-30% नीचे प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो लेना चाहिए। अभी जो सिचुएशन है वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो मुझे बिल्कुल राइट टाइम लगता है, बिकॉज इस टाइम पे प्रॉपर्टी बाय करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अभी एक सबसे बड़ा सवाल ना लोगों का ये होता है कि आज के टाइम पे आप जैसे देखेंगे कि लोग ना हाई राइज को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि हाई राइज में आपको इंटीग्रेटेड टाउनशिप तो मिल रही है, बट वहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि जगह जगह बिल्डिंग्स में आग लग जा रही है, तो वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, फायर फाइटिंग का उतना वर्क नहीं कर रही ये चीज़ें, है ना। तो ऐसे में लो राइज वर्सेस हाई राइज का बहुत चलन चल रहा है इस टाइम पे, और पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड कि उनको लो राइज में जाना चाहिए या हाई राइज में जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत सुंदर सवाल। देखिए, हम लोग छोटे शहर से आए हैं। जी। अभी भी हम लोगों के यहाँ, जहाँ मैं पैदा हुआ बिहार में सहरसा, मुझे नहीं लगता कोई हाई राइज बिल्डिंग बना है। क्यों? कि जहाँ पे प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है, ये स्वाभाविक मानसिकता हमारे देश में लोगों का है, वो जमीन लेके घर बनाना पसंद करते हैं। लेकिन यदि हम दिल्ली में देखेंगे तो वहाँ जमीन ही 5 करोड़ की आएगी, बिल्कुल। तो आम आदमी कहाँ से ले पाएगा? जमीन मिडिल क्लास बची ही नहीं ना बची सर। ही नहीं। हाँ, तो आपको तो अब मजबूरी है हाई राइज में जाने की। बिल्कुल। एक चीज जो आपका कंसर्न है कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मान ली भूकंप आ गया, आग लग गया, कुछ ऐसा इमरजेंसी के केस में, अब जो बिल्डिंग बाय लॉज है, मैंने वही कहा कि 16 के बाद अब जो बिल्डिंग बन रहा है, G+4 के ऊपर का कोई भी बिल्डिंग अब बनता है ना, तो उसमें कंपलसरी 2-2 लिफ्ट, 2-2 सीढ़ी, जीना देना अनिवार्य रहता है। पहले एक लिफ्ट होता था, एक सीढ़ी होता था। तो फायर के लिए प्रावधान है, कंपलसरी है कि फायर इक्विपमेंट लगाना। रास्ता जो नक्शा जो पास होता है वह देखा जाता है एटलीस्ट 25 फीट का रोड हो,
25 फीट से नीचे में हाई राइज नहीं जाता। 20 फीट है तो 2-3 मंजिल, 4 मंजिल, G+4 ज़्यादा पास होता है। तो यदि कोई 15 महले की बिल्डिंग बन रही है तो मे बी वहाँ 40 फीट का रोड होगा, जिससे कि आसानी से कोई फायर वाली गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पहुँच सकता है। उस बिल्डिंग में लगा हुआ रहता है। जो प्रॉब्लम आ रही है दिल्ली में, अभी जो दुर्घटना हुई, ये जी, सब बिल्कुल। पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। 10 साल 20 साल पहले छोटी पतली गली, 10-12 फीट की गली में लोग बना देते हैं। मुझे भी कई बार लोग पूछते हैं कि ले, मैं तो मना ही करता हूँ। मैं तो कहता हूँ 25 फीट से नीचे कोई गली है तो आपको लेना ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा। अब हर किसी के पास कार, पहले लोगों के पास कार नहीं होता, साइकिल मोटरसाइकिल में चलते थे। आज से 25 साल 30 साल पहले तो लोगों को 10-15 फीट की गली में काम चल जाता था। आज यदि किसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, 25 फीट 30 फीट 40 फीट का वहाँ पे एक्सेस नहीं है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो हाई राइज या लो राइज, आप यदि छोटे शहर में है और ऑप्शन है लो राइज में या डुप्लेक्स में या इंडिपेंडेंट हाउस में रहने, तो आप रहिए। लेकिन यदि आप दिल्ली बॉम्बे में हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं है। देखिए कि बिल्डर पैरामीटर्स को अब मानते ही हैं तो घबराने की बात नहीं। देखिए, दुर्घटना कहीं भी हो सकता है। एक कोई पुल गिर जाएगा, एक फ्लाइट पिछले साल 1 साल पहले ही अहमदाबाद में गिर गया, तो इसका जी, मतलब हम फ्लाइट बिल्कुल। में चढ़ना छोड़ थोड़ी देते हैं। बट आज के टाइम पे क्या है ना सर, लोग करोड़ों के पैसे लगा रहे हैं फ्लैट्स के ऊपर, हाँ। है ना। अब जिसने 19वें माले पे खरीदा है या 30वें माले पे खरीदा है ना, आप देखेंगे फायर ब्रिगेड की जो वाटर है वो तो जा ही नहीं रहा ना 6 फ्लोर 7 फ्लोर से ऊपर, तो कैसे ही उनको सेफ्टी मिले। तो इस चीज़ के लिए उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो लोग 19वें महले 30वें महले पे ले रहे हैं, आजकल हमारे देश में भी, अभी मैं हैदराबाद गया, जी, अहमदाबाद गया, 40-40 फ्लोर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है। जी, तो अब तो जगह घट रहा है तो हाई राइज बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है जो पानी नहीं पहुंच रहा है। जहाँ 40 फ्लोर की बिल्डिंग नगर निगम या म्युनिसिपैलिटी जब कर रहा है तो उसका सिस्टम है, हमने कहा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आज का कोई बिल्डिंग बन रहा है तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर उसमें हर मानक को देखा जा रहा है। और आपके पास यदि ऑप्शंस है कि आप लो राइज में ले सकते हैं तो लीजिए। लेकिन जो 30 महले पे रहते हैं उनको व्यू अच्छा मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है, बिल्कुल। शोर शराबा कम आता है, इसलिए भी लोग, नहीं तो मेट्रो शहर के अंदर नीचे से रोड जा रही है, रात भर आपको उसकी साउंड पोल्यूशन आ रहा है। तो दोनों का अलग अलग पर्पस है। ये जरूर बात है कि हमारी मानसिकता है। देखिए, 100 महले की बिल्डिंग बन रही है। अभी मैं यूएस 2 महीना पहले गया था और वहाँ पे तो आज से 30 साल 40 साल पहले 40 महले की बिल्डिंग बन गई। तो हम अब आज के विकास के युग में, ठीक है, 21वीं शताब्दी में ये नहीं देखें कि भाई अब 50 महले की बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए या 30 महले की नहीं बननी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए जो हमारी जो अथॉरिटी है, जो नक्शा पास करता है, वो पैरामीटर को सख्ती से, है पैरामीटर भी, जब हाई राइज बिल्डिंग बनता है तो बिल्कुल। उसको सख्ती से पालन करें। ये नहीं कि पैसे मिल गए और हमने सैंक्शन कर दिया, ठीक है, तो सिर्फ चढ़ावा पे ध्यान नहीं दें। और मुझे लगता है अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है। अभी इस टाइम पे ना आपने बहुत सही बोला कि जिन बिल्डिंग्स में आग लग रही है ना वो पुरानी पुरानी, बिल्डिंग्स हाँ। हैं, वो नई नहीं है जिन्होंने नॉर्म्स नहीं फॉलो करेंगे। जी। आपकी इस बात पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो लोग बायस हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो भी कुछ पर्सनल अरेंजमेंट करके रखें। एंड सेकेंडली, जैसे कहा जाता है कि टाइम टू टाइम एसी सर्विसेज कराएं, पुराने एसीज को ना रखें, सेकेंड हैंड एसी पे ना जाएं। एंड यहाँ पे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ऐड ऑन करना चाहूँगी सर, कि लोग ना, हम कहते हैं कि हम लाइफ इंश्योरेंस ले लें, ये सब कुछ ले लें, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती है ना, अभी हाल ही में आप देखेंगे नोएडा में कई घरों में आग लगी, तो उनका सारा सामान जल गया, करोड़ों का वो फ्लैट जल गया, कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेफ्टी आपको इंश्योरेंस भी देता है, अगर आपने वो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखा होगा बहुत तो। सुंदर पूनम जी आप कह रहे हैं। जी, हमारे देश में ना, जब तक कंपलसरी नहीं हो जाता है, बिल्कुल। जब तक रोड पे बाइक में बिना हेलमेट का फाइन पुलिस वाला काटना शुरू नहीं किया ना,
या डबल हेलमेट आगे पीछे बैठने वाले को कंपलसरी नहीं किया, सीट जी। बेल्ट कंपलसरी नहीं किया, फाइन नहीं लगाया, हम्म, रोड पे लाल बत्ती पर पास करने पे जुर्माना नहीं लगा, तब तक हमारे यहाँ लोग रूल फॉलो नहीं करते। बिल्कुल। ठीक है, तो कार की इंश्योरेंस मजबूरी है तो हम लेते हैं, और हेलमेट मजबूरी है तो पहनते हैं। घर का इंश्योरेंस भी मुझे लगता है गवर्नमेंट को कंपलसरी कर देना चाहिए। बिल्कुल। तब लोग जो है, जब तक कंपलसरी नहीं होता इंश्योरेंस नहीं कराते। बिल्कुल अच्छा आपने कहा, लोग तो अपने प्रतिष्ठान का, बिजनेस का। अभी मेरा कोई जानने वाला का एक दुकान था, कपड़े का, आग लग गया, करीब 70-80 लाख का उसमें माल जल गया। हमने पूछा भाई इंश्योरेंस, बोला नहीं। ओ बाप रे। ठीक है, तो आप हम्म, ये सोचिए कि हम इतने सजग नहीं, बिल्कुल। जब तक मजबूरी नहीं होती है। अब हम्म, लोग लाइफ इंश्योरेंस को लेके थोड़ा सजग हुए, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके सजग हुए। आपने अच्छा कहा कि जरूर इंश्योरेंस कराएं घर का। अभी जैसे बिल्डर्स की बात करें हम, है ना, जो आज के टाइम के बिल्डर्स है, अभी पीछे मैं योगी जी को सुन रही थी, तो योगी जी कह रहे थे कि मैं सॉल्यूशन तो देना चाहता हूँ जो प्रोजेक्ट अटक गए हैं, या रेरा की बात करूँ, बट जब बिल्डर लोग मेरे पास आते हैं ना, मैं तब भी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि वो तो खुद ही कर्जे में बैठे हुए हैं। वो अपना कर्जा लेकर आते हैं कि भाई हम तो फंस चुके हैं बुरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं बिल्डर भी उतने प्रॉफिट में नहीं है। तो ऐसे केस में हम एक सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, कैसे वहाँ का बिल्डर है वो डेवलप हो रहा है, कैसे चीजें कर रहा है, इस पे कैसे विश्वास करें? देखिए, मैं बाहर देखा हूँ कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत सीरियस रहता है। जी। हमारे देश में भी अब 100 स्मार्ट सिटी बन रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, सड़क, बिजली, वाटर, ड्रेनेज, सब कुछ लगा बिल्कुल। रहे हैं। लेकिन बहुत सारे शहरों में अभी भी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का कुछ सिस्टम नहीं है, और जब सिस्टम नहीं है तो बिल्डर, मान लीजिए, बनाना शुरू किया। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जब हम बिल्डर, एक जैसे हम लोग भी, मैं बिल्डर भी हूँ, बिल्कुल। तो एक जब बेचते हैं, तो बेचना जब शुरू करते हैं तो एक एक्स प्राइस में, मान लीजिए 5,000 रुपये स्क्वायर फीट एक फ्लैट बेच दिया, हमारा प्राइस तो लॉक हो गया। अब उस बिल्डिंग को बड़ा प्रोजेक्ट यदि है, 3 साल 4 साल या 5 साल बनने में लगेगा, और प्राइस यहाँ पे कुछ पता नहीं, अभी वार स्टार्ट हो गया और प्राइस 10-15% हर चीज़ का बढ़ गया। अभी बरसात में क्या होता है कि सैंड निकलना बंद हो जाता है, कभी सीमेंट का दिक्कत आ गया, कभी स्टील का दिक्कत आ गया, कभी लेबर का कॉस्ट बढ़ गया। तो जब कॉस्ट इंक्रीज करता है तो बिल्डर भी क्या करेगा, उसके बाद कई बायर खरीद लेता है, पैसा नहीं दे रहा है। बिल्कुल। अब मान लीजिए 100 फ्लैट हम बना रहे हैं और उसमें 50 हमने बेच दिया, 50 में 25 बायर तो अच्छा निकला, जिसका बैंक लोन वगैरह हो गया। 25 ने कहा कि अच्छा हम खुद से देंगे, अब बिल्डर फ़ोन किए जा रहा है और वो पैसा नहीं दे रहा। तो बिल्डर को भी, तो बिल्डर कहीं से इकट्ठा करके पैसा ज़मीन लिया होगा, बिल्कुल। वो भी बना रहा होगा। तो बिल्डर के पक्ष में भी कई बार चैलेंज तो डेफिनेटली आता है, पर लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, चाहे जो बिल्डर हैं। पहले गड़बड़ क्या होता था पूनम जी, क्यों बिल्डर फेल होते थे? एक जगह उन्होंने प्रॉपर्टी लिया, ज़मीन लिया और उस पे बेचना शुरू किया, वो जो पैसा आना शुरू किया उससे फिर वो दूसरी जगह प्रॉपर्टी ले जी, लेते थे। बिल्कुल। अब हालांकि ये रेरा का रिस्ट्रिक्शन आ गया है, स्क्रू अकाउंट आप तो जानते होंगे, बिल्कुल। आप रियल एस्टेट में हैं तो हम्म, एस्क्रो escrow अकाउंट account में। में पैसा जाता है। 70% बिल्डर दूसरे जगह पैसा नहीं ले जा सकता है। यदि वो ले जाएगा, फिर भी यदि कहीं कोई बिल्डर गड़बड़ करे तो जेल जाने के लिए तैयार है। तो यानी अब 70% में हम उम्मीद करते हैं कि बिल्डिंग बन जाना चाहिए। टाइमलाइन है, नहीं तो उस टाइमलाइन के बाद आप जब रेरा नंबर लेते हैं तो वहाँ आपको बताना पड़ता है कितने सालों का प्रोजेक्ट है, 3 साल 5 साल, उस टाइम से ज़्यादा जाते हैं, पेनल्टी है। तो वही मैंने शुरू में ही कहा, कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत अच्छा कानून बन गया है। हाँ, बिल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी भी कुछ खास नहीं है। तो बिल्डर तो बिजनेसमैन है, उसको खुद समझदारी से काम लेना चाहिए। इस टाइम पे ना, जैसे आप देखेंगे कि जो न्यू लॉन्च आ रहे हैं, मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रही हूँ, जो न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, वो ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस पे आ रहे हैं। तो क्या वो प्राइस जस्टिफाई करता है एज अ बायर की, अगर हम बात करें? देखिए, महंगाई बढ़ी है, हम्म, दिल्ली एनसीआर में लैंड का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बिल्डर क्या करेगा? बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम रहता भी है। जैसे कि एक ही प्रॉपर्टी एक जगह 10,000 बिक रहा है, दूसरे जगह 20,000 बिक रहा है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा नाम है, या उसका ब्रांड एम्बेसडर कोई बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे बायर को
और देखना चाहिए, सर्वे करना चाहिए उस लोकेलिटी में बाकी बिल्डर किस प्राइस पे बेच रहे हैं। जी। यदि कोई डबल सीधे प्राइस ले रहा है तो हम्म, क्या यूएसपी है? या तो वो इंटीरियर अच्छा करा रहा होगा, फिनिशिंग अच्छा करा रहा होगा, एमिनिटीज कुछ अच्छा दे रहा होगा। तो बायर को अपना बजट, अपना स्थिति देख करके वो देखना चाहिए और बेस्ट डील आप देखिए। मैं तो कहता हूँ कि 10 प्रॉपर्टी देखिए, 20 प्रॉपर्टी देखिए, फिर जाके आप सही एवेल्यूशन कर पाएंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी आपके बजट में है और सही प्राइस में आपको मिल रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ खरीदने से पहले 10 से 20% डिस्काउंट में लीजिए। तो जी। बायर को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। बायर बहुत स्मार्ट है सर आज के टाइम पे। एक बहुत बड़ा मिथ है यहाँ पे कि सबको लगता है कि जो रियल स्टेट कंसल्टेंट है, ब्रोकर हैं, बिल्डर हैं, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बायर भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, तो उनको पता है कि कहाँ पे उनको कितना % डिस्काउंट लेना है ना। एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपसे, अभी हम बायर की बात कर रहे हैं ना, और आपने बजट की बात करी, तो मुझे बताइए कि किस टाइप की बजटिंग करनी चाहिए हमें एक प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है ना कि हमारा बजट 2 BHK का होता है, लेकिन फिर भी हम 3 BHK में थोड़ा सा खुद को स्ट्रेच करते हैं कि हम 3 BHK में चले जाते हैं, या फिर हमें 4 BHK पसंद आ रहा है। तो ये जो बजटिंग वाला है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब जेब में पैसा लेके बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सबने EMI या लोन पे ही लेना है। तो हमारी ऑडियंस को ना आप एक जेन्युइन सलाह दीजिए कि किस टाइप से वो अपनी EMI को प्लान करें कि वो 20 साल में या 10 साल में वहाँ से फ्री भी हो जाएं और अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाए। मैं तो पहला चीज कहता हूँ जी। पूनम जी कि पहला तो आप EMI में फंसिए ही मत। लेना भी हो तो यदि आप मुझे सुनेंगे तो ज़्यादातर मैं यह कहता हूँ कि पहला घर रहने के लिए नहीं लेना चाहिए, पहला घर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी खरीदो पर इन्वेस्टमेंट के लिए लो। 99% लोग यही भूल करते हैं कि लोग नौकरी करना शुरू किए, मेरा 12 लाख 15 लाख का चलो सैलरी का मिल गया जी। और मैंने लोन ले लिया 50 लाख का, 50,000 तो मेरा EMI जाना शुरू हो गया। ये EMI ट्रैप है। फिर ना तो आप जॉब छोड़ पाते हैं या आप स्ट्रेस में आ जाते किसी वजह से, अभी जॉब गई तो मैं EMI कैसे पे करूंगा, और EMI पे नहीं करेंगे तो घर तो मॉर्गेज है। हम सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। बचपन से हमें यह कहा गया, मेरी भी माँ ने कही थी कि पहले घर ले लेना। शादी हुई तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा, इसी दिल्ली में मेरी शादी हुई तो उन्होंने कहा कि कम से कम 25 गज ले लीजिए। यहाँ गज आप जानते ही होंगे। जी। तो मैं जोश में कहा कि 25 गज लूंगा, मैं 150 गज का घर ले लिया। फ्लोर, एक बिल्डर फ्लोर लिया, पहला घर जो जी। मैं रहने के लिए लिया। उस समय में मैं था, मेरी वाइफ थी, तो 150 गज का 3 BHK की जरूरत नहीं था। वो एक तरह से दिखावा था जो मेरे पास पैसे हैं। उसी समय में जहाँ मैं रहता था उसके पास में मुखर्जी नगर, जहाँ IS वाले बच्चे रहते हैं, जी, गांधी विहार, नेहरू विहार, वो जो 3 BHK मैंने लिया था 2003 में, वो 15 लाख रुपए में। तो मेरी जरूरत 1 BHK में हो सकता था, शायद 60-70 गज की घर में, और वह 5 लाख में मिल रहा था। और मैं 10 लाख रुपए में G+4 का 50 गज का घर मिल रहा था 10 लाख में। और उससे पहले दिन मुझे 10-25 हज़ार रुपये, 20 से 5 हज़ार रुपये एक फ्लोर का रेंट मिलता था। 25 हज़ार मुझे रेंटल इनकम चालू हो सकता था। और उस समय 20-25 हज़ार रुपये अच्छे लोगों को जॉब में मिलता था। यानी मैं पैरेलली एक और जॉब क्रिएट कर सकता था। यह हम नहीं देखते। तो आपने बजट जो कहा, मैं तो पहले कहूँगा कि देखो ठीक है, हम इमोशनली अटैच्ड हैं, आप घर लो, रहना जरूरी है क्या? मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। मेरा एक भतीजा बेंगलोर में जॉब करता था एक बैंक में, है अभी भी। तो उसने क्या किया, यही एक फ्लैट ले लिया और उसका EMI 50,000, उसकी सैलरी करीब 1 लाख रुपए महीना। अब 50,000 तो वो सिर्फ EMI दे रहा है। फिर उसकी वाइफ को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो उसको दिखाने में भी उसको पैसा जाना शुरू हो गया, घर के खाने पीने में, और हर महीना वो स्ट्रेच में कुछ पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लिया। तो बोला कि मैं तो परेशान हो रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा पहले क्या करते थे, कहाँ रहते थे? बोला कि मैं तो 1 BHK घर में रहता था। तो हमने कहा कि उस पर कितना लगता था? बोला 10-12 हज़ार रुपये लगता था। मैंने कहा फिर वहीं रह जाओ। अभी तुम बेंगलोर में हो, क्या रोज तुम्हारे पास गेस्ट आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, दोस्त आते हैं? नहीं आते हैं। तो तुमको अभी 2 BHK या 3 BHK की क्या जरूरत है? तो उसने सलाह माना, वो पुराने घर में चला गया जहाँ 12-13 हज़ार रुपये उसको रेंट लग रहा था, और इसको रेंट पे 35 हज़ार रुपये में दिया।
तो अब उसको 15,000 रुपये बचत होना शुरू हो गया। तो यह मैं घर लेने के लिए मना नहीं कह रहा हूँ, आप देखो, ये नहीं दिखाने, हाँ दिखाने के लिए लेना ना, मैं कहता हूँ 10 करोड़ हो जाए, कम से कम $1 मिलियन का आपका वर्थ हो जाए, आप लो ना अपने सपनों का घर। क्यों छोटा 2-3 BHK क्यों, आप अल्ट्रा लग्जरी 5 करोड़ का घर ले लो, 2 करोड़ का घर ले लो। शुरू में जब आप EMI में हैं तो आप देखिए कि अभी शायद आपकी जरूरत यदि 2 BHK में हो सकता है, 1 BHK में हो सकता है, 1 BHK में लो, एक और घर लो पैरेलली, एक और कोई कमर्शियल लो, उस पे आप इंटरेस्ट बनाना शुरू करो, पैसा बनाना शुरू करो, एक्स्ट्रा इनकम कैश फ्लो क्रिएट करना शुरू करो। परफेक्ट, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है। इनफैक्ट मेरे पास भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर आते हैं, तो वो बजटिंग लेकर आते हैं कि हमारे पास 1 ही करोड़ है ना? लेकिन वो जो जिस बिल्डर का नाम लेते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, तो मैंने कहा 1 करोड़ में तो आपको वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि उस 1 करोड़ को आप स्मॉल जगह पे इन्वेस्ट करो, जहाँ से आपको एक रेंटल आना शुरू हो जाए, या फिर आपको पता हो कि 2 साल बाद, 3 साल बाद आपने प्लॉट लिया है, या आपने टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करी है, फिलहाल आप वहाँ करो और वहाँ का एप्रिसिएशन देखो, और जिस सोसाइटी में आपका रहने का इच्छा है आप वहाँ रेंट पे चले जाइए। रेंट पे ले लो, तो आप इंजॉय कीजिए, आप अपना लाइफस्टाइल भी इंजॉय करेंगे और आपका वो 1 CR 1.5 CR जो भी है वो भी सही जगह लगा है। तो ये बहुत परफेक्ट बात आपने बोली। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ का क्या हाल है, और आज के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि टियर 1 तो समहाउ ऐसा लगता है कि अब अफोर्डेबल बचा ही नहीं है कुछ भी, है ना? बहुत ज़्यादा रेंज से बाहर होती जा रही है, उतना इनकम नहीं बढ़ रहा है जितना रेट्स बढ़ रहे हैं। तो जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एप्रिसिएशन की? वहीं मुझे लगता है ज़्यादा एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने अभी कहा कि टियर 1 में यदि मुंबई में 4 करोड़ रुपए में 1 BHK मिल रहा है, 2.5-3 करोड़ से नीचे तो मिलता ही नहीं है। दिल्ली में भी यदि अच्छा 3 BHK आप देखेंगे अच्छे लोकेशन में, तो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए इतने महंगे हो गए हैं। तो आपने सही कहा कि आम लोगों के बजट में तो नहीं है। तो टियर 2 या टियर 3 सिटी में, क्योंकि अभी प्राइस उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, तो जहां बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा है वहां ही तो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। जहां ऑलरेडी बहुत हाइक है, मान लीजिए कहीं 50,000 रुपए स्क्वायर फीट की जगह है, तो वहां 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट कोई जरूरी नहीं अगले 5 साल में होगा। हाँ, आपको बहुत पैसा है तो आप उस लाइफ स्टाइल के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, आप एप्रिसिएशन अभी मत देखिए फिर। लेकिन यदि आपको बढ़ाना पैसा है, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देख रहे हैं, तो टियर 2 सिटी में जहां अभी भी आपको 5 से 10,000 के बीच में रेट में कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, तो डेफिनेटली 5,000 वाले को 10,000 जाने में समय नहीं लगेगा, 15,000 जाने में समय नहीं लगेगा। और टियर 3 में भी यदि, हाँ, ये देखना है कि वहाँ कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, IT हो, मेट्रो हो, कोई एम्स आ रहा हो, कोई इंडस्ट्री आ रहा हो, तो इन चीज़ों को देख करके, और ख़ासकर 100 शहर में, अब तो देश में ग्रोथ हो रहा है, एक 100 शहर में स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है, तो यदि इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगा। बहुत अच्छी बात बोली है आपने। आई एम श्योर हमारी जो भी ऑडियंस है ना, उनको आज का पॉडकास्ट बहुत इंस्पायर्ड करेगा। आपने ना बहुत बैलेंस वे में सब कुछ बता दिया है ना, कि पैसा भी इम्पॉर्टेंट है और लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, खुद को समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपके लिए 2 ही शब्द कहूँगी कि मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही बहुत तरक्की करते रहें, ऐसे ही और पॉडकास्ट में आते रहें और यूथ को आप अपना ज्ञान देते रहें। थैंक विश यू यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank you. पूनम जी, आप मुझे बुलाए, और मैं भी दर्शकों से कहना चाहूँगा, भाई अच्छा लगा हो तो ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जिनको कि इसकी ज़रूरत हो। जी, और आपका धन्यवाद, और मेरी भी शुभकामना है आप खूब आगे बढ़ें, बहुत और बहुत इसी तरह धन्यवाद। पॉडकास्ट बाकी लोगों से लेते जी, रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।